हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सल्तनतकालीन शासन भाग 1। आज हम सल्तनतकालीन शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न, पहले सल्तनतकालीन शासन में आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? मंत्री व उससे संबंधित विभाग, प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व कर व्यवस्था और प्रमुख स्थल व उनकी प्रसिद्धि से जो भी संबंधित क्वाइज हैं उनके माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। कौन होता था? इसका राइट आंसर है ए, सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। दूसरा प्रश्न है, अमीरों का महत्व किसके समय में चरम उत्कर्ष पर था? तो इसका राइट आंसर है डी, लोधी वंश। अमीरों का महत्व लोधी वंश के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर था। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। चौथा प्रश्न, सुल्तान के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। पांचवा प्रश्न, सल्तनत काल में वजीर का मुख्य कार्य होता था। तो इसका राइट आंसर है ए, राजस्व विभाग का प्रमुख। कौन होता था? वजीर। सल्तनत काल में वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख था। सल्तनत काल में वजीर को प्रधानमंत्री का भी पद प्राप्त था, अर्थात प्रधानमंत्री ही वजीर था। छठवां प्रश्न, सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? तो इसका राइट आंसर है ए, मुशर्रिफ ए ममालिक। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा मुशर्रिफ ए ममालिक करता था। सातवां प्रश्न है, दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन बलबन। दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने हस्म ए कत्ल नामक विभाग की स्थापना करके की थी। दीवान ए अर्ज का अर्थ होता है सैन्य विभाग और इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। आठवां प्रश्न है, दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, आरिफ ए ममालिक। दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी आरिफ ए ममालिक होता है और इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नौवां प्रश्न है, दीवान ए मुक्त खराज अर्थात वित्त विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुक्त खराज अर्थात वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और दीवान ए रियासत की भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह बाजार से संबंधित विभाग था। 10वां प्रश्न, दीवान ए कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 11वां प्रश्न, सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, सद्र उस सिदूर। सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी सद्र उद्र सिदूर था। 12वां प्रश्न, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, वरीद ए ममालिक। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी वरीद ए ममालिक था। 13वां प्रश्न, सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, काजी उल कजात। सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी
काजी उल कजात था। 14वां प्रश्न है, सल्तनत काल में वकील ए दर का मुख्य कार्य होता था। क्या होता था सल्तनत काल में वकील ए दर का मुख्य कार्य? का राइट आंसर है डी, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। सल्तनत काल में वकील ए दर का मुख्य कार्य सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना था। 15वां प्रश्न है, दीवान ए बंदगान अर्थात दास विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान अर्थात दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के काल में थी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। 16वां प्रश्न है, दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो उसका राइट आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इसने दीवान ए दास विभाग की भी स्थापना की थी और दान विभाग की भी स्थापना की थी। 17वां प्रश्न है, दीवान ए इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 18वां प्रश्न है, दीवान ए इंसा अर्थात शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर है बी, दबीर ए ममालिक। दीवान ए इंसा अर्थात शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख अधिकारी बदीर ए ममालिक होता था और यहाँ लेखन का कार्य होता था। जो लेखक दीवान ए इंसा में काम करते थे उन्हें दबीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दबीर। और इसका प्रमुख अधिकारी दबीर ए ममालिक। सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद से अन्य तख्त। सुल्तान के राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा मजलिस ए खलवत और मजलिस ए आर में होती थी। मजलिस ए खलवत क्या कहलाता? मंत्रिपरिषद। मजलिस ए खलवत आधुनिक लोकसभा के समान है और मजलिस ए आर आधुनिक राज्यसभा के समान है। मजलिस ए खलवत लोकसभा कहलाती है आधुनिक और मजलिस ए आर आधुनिक राज्यसभा। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। किस में होती थी बैठक? मजलिस ए खास में। बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था और बार ए आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल के प्रमुख मंत्री। अभी हमने जितने भी क्वाइज पढ़े हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वजीर, यह प्रधानमंत्री होता था एवं यह राजस्व विभाग का प्रमुख भी होता था। मुशरिफ ए ममालिक, इसको महालेखाकार भी कहते हैं। यह प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमुआदार, यह उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। खजीन, यह कोषाध्यक्ष होता था। आरिफ ए ममालिक, यह दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सिदूर, यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी उल कजात, यह सुल्तान के बाद न्याय का प्रमुख अधिकारी होता था। वरीद ए ममालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और वकील ए दर, यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। सल्तनत काल में आय और व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण तख्त। मुशरिफ ए ममालिक, इसको महालेखाकार भी कहते हैं। यह प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा करता था। इसके नीचे कुछ लोग काम करते थे जैसे मुस्तैफी ए ममालिक, इसे महालेखक परीक्षक भी कहते हैं। यह मुशरिफ ए ममालिक की मदद करता है। खजीन, यह कोषाध्यक्ष अधिकारी होता था। और मजमुआदार, यह उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखता था। ये 4 तरह के पद हैं जो सल्तनत काल में धन से संबंधित थे। मुशरिफ ए ममालिक, मुस्तैफी ए ममालिक, खजीन और मजमुआदार। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण विभाग एवं स्थापनाकर्ता।
दीवान अर्ज अर्थात वित्त विभाग, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान कोही अर्थात कृषि विभाग, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान अर्ज अर्थात सैन्य विभाग, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। दीवान खैरात अर्थात दान विभाग, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान बंदगान अर्थात दास विभाग, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवान इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये विभाग है महत्वपूर्ण और उनकी स्थापनाकर्ता। सल्तनत कालीन दीवानी रियासत अर्थात बाजार नियंत्रण, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवान इंशा का अर्थ होता है पदाचार विभाग। और दीवान रसालत अर्थात विदेश विभाग। और दीवान वकूफ़ अर्थात व्यय की कागज की देखभाल करना, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है डी, विलायत, इक्ता या सूबा। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इसे इक्ता, विलायत या सूबा कहा जाता था। 20वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता या सूबा के प्रमुख को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मुक्ता, वली या मुक्ति इक्ता या सूबा के प्रमुख को कहते थे। दिल्ली सल्तनत में इक्ता या सूबा के प्रमुख को नायब, वली या मुक्ति कहते थे। नायब, वली या मुक्ति। 21वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में इक्ताओं या प्रांतों को सिखों में विभाजित किया गया था। सबसे बड़ी इकाई थी साम्राज्य, फिर उसके बाद इक्ता या प्रांत, फिर उसके बाद सिख। और सिखों का प्रमुख अधिकारी क्या होता था? तो इसका राइट आंसर है ए, सिकदार। दिल्ली सल्तनत में इक्ताओं या प्रांतों सिखों में विभाजित किया गया था। सिखों का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। 22वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। परगनों का मुख्य अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, परगना। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, आमिल। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और परगने में मुशरिफ मुंसिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। सिख प्रशासन को सर्वप्रथम बलबन ने लाया था। किसने लाया था सिख प्रशासन को? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभाजित था, इक्ता या प्रांत, फिर उसके बाद सिख अर्थात जिला, फिर उसके बाद परगना, परगना अर्थात तहसील, फिर उसके बाद ग्राम। परगना का मुख्य अधिकारी था आमिल। और परगने में लगान कौन निश्चित करता था? मुशरिफ मुंसिफ। और सिख प्रशासन को सर्वप्रथम बलबन ने लाया था। 23वां प्रश्न, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राम। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। 24वां प्रश्न, सल्तनत काल में एक शहर या 100 गांवों के प्रशासन की देखरेख कौन अधिकारी करता था? तो इसका राइट आंसर है डी, अमीर सदा। सल्तनत काल में एक शहर या 100 गांवों के प्रशासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर सदा की नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी। 25वां प्रश्न, बलबन के प्रांतों की आय व्यय का सही पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रांत में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा। बलबन ने प्रांतों की आय व्यय का सही पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रांत में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय विभाजन। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इकाई प्रांत और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रांत का जो अध्यक्ष होता था वो सुल्तान स्वयं होता था। प्रांत किस में विभाजित था? इक्ता या सूबा में। इसे
आधुनिक राज्य के समान भी समझ सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है। इसका मुखिया नायब वली या मुफ्ती होता था। और फिर इक्ता सिख में विभाजित था, जिसका मुखिया सिकदार होता था। फिर सिख परगने में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी आमिल और लगान अधिकारी मुशरिफ होता था। और फिर परगना ग्राम में विभाजित था, जिसका मुखिया को मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का संगठन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का सर्वप्रथम संगठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 27वां प्रश्न, किस सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मंगोल सेना। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था, सबसे छोटी इकाई थी सरखेल। एक सरखेल का अर्थ है 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान। फिर उसके बाद एक सिपाही सलार, 10 सरखेलों का प्रधान। फिर एक अमीर, 10 सिपाही सलारों का प्रधान। फिर एक मलिक, 10 अमीरों का प्रधान। और एक खान, 10 मलिकों का प्रधान। सबसे छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी इकाई खान थी, और यह मंगोल प्रणाली पर आधारित थी। 28वां प्रश्न, सल्तनत काल में सेना की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सरखेल। इसका राइट आंसर है ए, सल्तनत काल में सेना की सबसे छोटी इकाई को सरखेल कहते थे। 29वां प्रश्न, सल्तनत काल में सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या कहते थे? इसका राइट आंसर है डी, खान। सल्तनत काल में सेना की सबसे बड़ी इकाई को खान कहते थे। 30वां प्रश्न, सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर है ए, खास खेल। सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। 31वां प्रश्न, सल्तनत काल में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एकता प्रणाली का अर्थ होता है वेतन के बदले जमीन देना। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता देने की प्रथा को बंद कर दिया और उन्हें नगद वेतन देने की प्रथा चालू की। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को अनुवांशित आधार पर नियुक्त किया और दासों को भी सेना में भर्ती किया। एकता प्रणाली की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था। फिर इसकी शुरुआत पुनः फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसी के समय में सर्वाधिक एकताएँ बांटी गई थी। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। इल्तुतमिश ने शुरू की थी, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बंद कर दिया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको पुनः चालू किया और सर्वाधिक एकताएँ फिरोज शाह तुगलक के समय में बांटी गई थी। 32वां प्रश्न, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहती थी? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, मंगलिक और अरदार कहती थी। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अरदार कहती थी। 33वां प्रश्न, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। 34वां प्रश्न, सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के मुख्य स्रोत क्या थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के मुख्य स्रोत शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। मतलब जो भी मुस्लिम नियम लागू होते थे वो शरीयत से लिए जाते थे या कुरान से या हदीस से लिए जाते थे। मुस्लिम कानून के मुख्य स्रोत निम्न थे। कुरान यह मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत था। फिर उसके बाद हदीस, इसमें पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद इज्मा, मुजद्दिद द्वारा व्याख्या किया गया यह कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। और कयास, तर्क
अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या करना क्यास कहलाता है। न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी उसको देख लेते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सुल्तान होता था। उसके बाद काजी उल क़ज़ात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। धार्मिक मामलों का न्यायिक अधिकारी मुख्य सदर या मुफ्ती कहलाता था और अन्य मुकदमों को काजी देखता था। गांव में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करती थी। न्याय अधिकारियों का पद वंशानुगत था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। और मुजतहिद क्या है? यह इस्लामी कानून की व्यवस्था करने वाला विधिवेत्ता है। मुजतहिद। 35वां प्रश्न, सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो इसका राइट आंसर है बी, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। 36वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को इब्न बतूता ने क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर है ए, दीनार। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी थी। 37वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए गए शुद्ध तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसको राइट आंसर है बी, सी, दिरहम। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए गए शुद्ध तांबे के सिक्कों को दिरहम की संज्ञा दी गई थी। सल्तनत कालीन में सिक्कों का इतिहास किस प्रकार रहा वो देख रहे हैं हम। इस काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल जारी किया। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सोने के नए सिक्कों को इब्न बतूता ने दीनार की संज्ञा दी थी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्का चलाया था, जिसका वजन 140 ग्राम चांदी के सिक्के की बराबर होता था और यह तांबे का था। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के अद्धा और विक चलवाए। अद्धा मतलब आधा, विक मतलब 1/4, और इसके द्वारा चलाए गए तांबे के शुद्ध सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों को दांग और चांदी के सिक्कों को संसगनी कहा जाता था और तांबे के शुद्ध सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। 38वां प्रश्न, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिए जाने भूमि वाले कर को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, उस्र। सल्तनत काल में मुसलमानों से लिए जाने वाली भूमि कर को उस्र कर कहते थे। 39वां प्रश्न, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाली भूमि कर को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है बी, खराज। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाली भूमि कर को खराज कहते थे। सल्तनत काल में राजस्व कर व्यवस्था। सल्तनत काल में 5 कर थे: उस्र, खराज, खुस्म, ज़कात और जजिया। यह उस्र क्या है? यह 5 या 10% होता था। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज यह 33 से 50% होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खुस्म भूमि में गड़े खजाने से प्राप्त धन को खुस्म कहा जाता था। यह मुख्यतः 1/5 होता था, परंतु कुछ मुसलमानों ने इसे, कुछ सुल्तानों ने इसे 4/5 भाग लिया था। और ज़कात कर यह 2.5% होता था। यह मुसलमानों पर धार्मिक कर था। तो और जजिया कर यह हिंदुओं से लिया जाता था। सल्तनत कालीन में राजस्व कर व्यवस्था। जजिया कर यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसका मूल्य 12, 24, 48 दिरहम तक था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। अलाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैदाइश करके लगान लेने की पद्धति नहीं रखी, बल्कि पैदावार का अनुमान करके ही लगान निश्चित कर दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, जो उत्पादन का 1/10 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे।
इसने व्यापारिक कर भी लगाया जो हिंदुओं से 5% और मुसलमानों से 2.5% लिया जाता था। ये सल्तनत काल में महत्वपूर्ण कर हैं। 40वां प्रश्न है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है बी, मुक्ताई। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। 41वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? जिसका राइट आंसर है सी, मसाहत। सल्तनत काल में भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। 42वां प्रश्न है, सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, खालसा भूमि। सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। 43वां प्रश्न है, निम्न में से किसके समय में दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। 44वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है डी, देवल। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में भू राजस्व के 3 तरीके थे, बटाई, महासत और मुक्ताई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। और मसाहत क्या कहलाता था? भूमि की पैमाइश के आधार पर यह होता था। इसका आधार क्या था? विस्वा। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मसाहत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मुक्ताई, यह हिस्सा बाँट प्रणाली पर आधारित था। इसे मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता था। मुक्ताई को मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता था। अब एक बार सल्तनत कालीन प्रमुख स्थल देख लेते हैं। सरसूती किस लिए प्रसिद्ध था? अच्छी किस्म के चावल के लिए। अहलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के लिए। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए और यह विशेष प्रकार की पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध था उस समय। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। और खंबात का रेशम इस समय बहुत प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? खंबात के रेशम पर। और इसने व्यापारिक कर भी लगाया था। सल्तनत काल में भारत में नील की खेती लाहौर और बयाना में होती थी और इसका निर्यात भी होता था। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में देखी गई है। गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए रहत का प्रयोग होता था। चरखे के प्रयोग का लिखित उल्लेख इसामी द्वारा लिखित फुतूह उल सलातीन में 1350 ईस्वी में किया गया था। सबसे बड़ी उपलब्धि कागज का प्रयोग था। इसका वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। इसका आयात चीन व यूरोप से किया जाता था। कागज उद्योग उस समय हमारे यहाँ गुजरात और बंगाल में बनते थे। मार्को पोलो ने कहा है कि लाहौर से इस्पात निर्यात होता था। उसने यह भी कहा है कि भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का होता था और इसका निर्यात होता था। समय सूचक यंत्र फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भारत में रकाब और नाल घोड़े के पैरों में लगता था। इस समय धातु उद्योग भी प्रसिद्ध था। लौह उद्योग बंगाल, अहमदाबाद और दिल्ली में प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया है और दौलताबाद को मोतियों की मंडी बताया है। आज हमने सल्तनतकालीन शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इसमें हमने क्वाइज के माध्यम से भी प्रश्नों को पढ़ा और उनका डिटेल भी पढ़ा कि किस किस प्रकार से सल्तनतकालीन विभाग, राजस्व, मंत्री पद व स्थल संबंधित थी सल्तनत काल में।